नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी सीरियल किलर्स की श्रृंखला की अगली कड़ी है। आज का सीरियल किलर है महाराष्ट्र से, मुंबई से। बात 2006 की है। अक्टूबर में एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम विजय गौड़ था, उसकी लाश मैरीन लाइंस रेलवे स्टेशन के पास पाई गई, जिसके शरीर पर ढेर सारे निशान थे। लाश के पास ही बियर की 2 केन भी पड़ी हुई थी। मुंबई जैसे शहर में जहां लगभग 3000 लोग प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक पर, रेलवे स्टेशन के आसपास एक्सीडेंट से या दूसरे कारणों से जिनकी मृत्यु होती है, वहां पर ये एक और लाश थी और लोग बहुत जल्दी इसको भूल भी गए। एक सामान्य घटना, ऐसा जैसे ट्रेन से फिसल गया हो, ट्रेन से टकरा गया हो, या किसी ने ट्रेन पे चढ़ने उतरने या उसकी कोशिश में किसी विवाद में मार दिया हो। और चूंकि 2 खाली केन बियर की पड़ी थी, इसलिए ये भी पुलिस ने एक थ्योरी बताई कि हो सकता है शराब के नशे में या जो उसने पेय पदार्थ पी रखा है उसके नशे में उसके साथ ये घटना हो गई हो। 2 महीने बाद 14 दिसंबर 2006 को ऐसी ही एक डेड बॉडी चर्च गेट स्टेशन के पास मिली। उसकी भी पीट कर हत्या हुई थी, जिस तरह से विजय गौड़ को मैरीन लाइन रेलवे स्टेशन के पास मारा गया था। वहां भी किंगफिशर बियर की 2 केन लाश के पास बरामद हुई। थोड़ा सा ध्यान पब्लिक का भी दिया गया और प्रेस वालों का भी गया कि ये सिमिलरिटी दोनों रेलवे स्टेशन के पास और दोनों में शव के पास बियर की केन का मिलना। उसके बाद जनवरी 2007 तक, ये अक्टूबर 2006 से शुरू हुई और मिड जनवरी 2007 तक कुल 7 डेड बॉडीज मैरीन लाइंस और चर्च गेट रेलवे स्टेशन के बीच मिली। तीसरी डेड बॉडी के पास भी बियर की केन मिली और उसके बाद की लाशों के पास बियर की केन नहीं पाई गई। लेकिन 3 हत्याओं में बियर की केन का पास में होना, अखबार वालों ने हत्यारे को बियर मैन की संज्ञा दे दी और तब से आज तक इस हत्यारे को बियर मैन के नाम से ही जाना जाता है। इन 7 हत्याओं में जब डेड बॉडी मिली तो उनके कमर के नीचे के वस्त्र उतरे हुए थे और उनके साथ समलैंगिक दुर्व्यवहार हुआ था। चौथे मर्डर यानी चौथी बॉडी के पास एक छोटा सा नोट, छोटा सा कागज जिसमें हाथ से लिखा हुआ वेलकम टू द क्लैन। पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि शायद हत्यारा गे या समलैंगिक व्यक्ति हो। समलैंगिक प्रयास में फेल होने पर ऐसी हत्या की गई हो या समलैंगिकों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो, इसलिए शायद उसने कोई ये हत्याएं की हैं।
वेलकम टू क्लैन लिखने का मतलब कि हमारे समूह में आपका स्वागत है। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखी इंग्लिश से पुलिस ने यह अंदाज लगाया कि शायद हत्यारा पढ़ा लिखा है, अच्छी तरह से अंग्रेजी लिख लेता है। इन सभी में जो चोट के निशान थे वो भी लगभग एक जैसे थे। ये सभी 18 से 21-22 साल के बीच में थे और सबके सर पर भारी वस्तु के प्रहार से लगी चोट और शरीरों में चाकू के निशान, शरीर में क्या, सीने पर चाकू के निशान मौजूद थे। मैंने आपको बताया कि सीरियल किलर्स का पता करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे किसी ने आज से 8-10 दिन पहले ये पूछा था कि आखिरकार दुर्दांत अपराधियों ने जो हत्याएं की हैं एक के बाद एक, उन्हें सीरियल किलर नहीं कहा जाता, जबकि जो आप किससे बता रहे हैं उनको सीरियल किलर कहा जाता है। इसमें क्या अंतर है? देखिए, सीरियल किलर्स की आइडेंटिटी नहीं पता लगती 4 मर्डर, 5 मर्डर, 6 मर्डर, 10 मर्डर तक, और जो दुर्दांत अपराधियों द्वारा की गई हत्याएं हैं उसमें पता होता है। एफआईआर में 50% से अधिक केसेस में नामजद होते हैं ऐसे अपराधी, इसलिए वो अपराधी हैं। अपराधी सीरियल किलर भी है लेकिन वो अननोन होता है। पुलिस उसमें पैटर्न को ढूंढती है कि क्या कॉमन पैटर्न है, क्या किस तरह के मानसिक दशा का ये व्यक्ति हो सकता है, किस बैकग्राउंड का हो सकता है, किसने किसने देखा है। तब उस अपराधी को खोजा जाता है और तब जब पकड़ा जाता है तब वो बताता है या उससे ये पता चल जाता है कि आखिरकार उसने एक के बाद एक ये हत्याएं क्यों की थी। अंतिम हत्या यानी 7वीं हत्या जब हुई तो पुलिस के डॉग स्क्वाड ने कमाल कर दिया। जहां पर ये 7वीं हत्या हुई थी उसी के पास एक पब्लिक टॉयलेट था। स्नाइपर डॉग मौके से चला और मृत्यु के स्थल से थोड़ी दूर पर एक पब्लिक टॉयलेट था। पब्लिक टॉयलेट में घुस गया और वहां से वो एक ग्रे शर्ट जो इस्त्री किया हुआ, प्रेस किया हुआ, वो जो पब्लिक टॉयलेट के ऊपर जो दीवार सी बनी होती है उस पर रखा हुआ था, उसने खींचकर उस शर्ट को बाहर निकाला। पुलिस ने वहां आसपास पूछताछ की कि आखिर ये किसका शर्ट है, इस कलर का, ग्रे कलर का ये शर्ट किसका हो सकता है। बात करते करते ये पता लगा कि ये शर्ट रविंद्र कंट्रोलू, जिसकी उम्र करीब 34-35 साल थी, उसका है। वो दशरथ राणे गैंग का बदमाश है, ऐसा लोगों ने बताया। पुलिस उसकी जांच पड़ताल पर उसकी तलाश में घूमने लगी। उसके बारे में बाकी जानकारियां इकट्ठा की गईं, दशरथ राणे गैंग के लोगों से बातचीत की गई और पुलिस उस तक पहुंची। जिस समय वो गिरफ्तार हुआ उसके पैंट में खून के निशान मिले थे। शंका और बलवती हुई और फिर वो शर्ट, उसकी नाप और उसको दिखाकर उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वो कुल 3 बार पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। पुलिस ने चूंकि और कोई एविडेंस नहीं मिला तो पुलिस ने उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया और बाद में अपना जो इन्फ्रेंस दिया पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, उन्होंने कहा कि ही वॉज अनकोऑपरेटिव, यानी ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
लेकिन नार्को एनालिसिस टेस्ट में उसने टिट बिट्स में जो बातें बताई वो ये बताया कि हाँ वो बियर पीता है, और हाँ हत्या के पहले वो और विक्टिम को भी बियर पिलाता था और खुद भी बियर पीता था। ऐसा उसने नार्को एनालिसिस टेस्ट में बताया। जब पुलिस ने यह माना कि ये अनकोऑपरेटिव है यानी सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया गया, जहां ये संभावनाएं लगने लगी ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कि शायद ये अपने विक्टिम्स को पहचान लेगा, आप भी बता देगा कहाँ मिले थे, ये भी बता देगा क्या शक्ल सूरत थी। लेकिन ये दोनों ही रिजल्ट्स, ब्रेन मैपिंग और नार्को, ये दोनों ही अदालत में यानी न्यायालय में एडमिसिबल नहीं होते थे। जब उससे इस बात की पूछताछ शुरू हुई कि आखिरकार सभी विक्टिम, सभी साथ के कमर के नीचे के कपड़े उतरे हुए थे, उतार के फेंके गए थे और उनके साथ समलैंगिक दुर्व्यवहार हुआ था। इस पर रविंद्र कंट्रोलू यानी बियरमैन ने यह कहा कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूं, और इनफैक्ट मैं होमोसेक्सुअल लोगों से बहुत घृणा करता हूं। पुलिस ने यह मान लिया कि शायद इसी घृणा के कारण ये पता होने पर कि ये होमोसेक्सुअल्स हैं, उनकी हत्या की गई है। अंत में उसने ये भी बताया कि मैंने अभी हाल में इस्लाम धर्म अपना लिया है और मैं अपने आप को शुद्ध रखना चाहता हूँ, मैं क्राइम से दूर हूँ, मैं इस तरह का कोई क्राइम अब नहीं करता हूँ। पुलिस ने कंट्रोलू को यह कहा कि क्रिश्चियंस को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तुम इसको लिख कर बताओ। उसने एक कागज पर मां का पाव लिखा। पुलिस दरअसल वो जो चौथी हत्या के बाद एक नोट वहां मिला था, वेलकम टू क्लैन, उस हैंडराइटिंग को इस हैंडराइटिंग से मिलाना चाहती थी। उसे मां का पाव लिखा हुआ वो कागज मिल गया। उसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास एफएसएल भेजा गया और वहां पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने बताया कि दोनों हैंडराइटिंग एक है। उसके घर से एक चॉपर भी बरामद हुआ। हालांकि चॉपर बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं हुआ एविडेंस के लिए, क्योंकि जिस वस्तु से हत्या की गई थी वो छोटे फल वाली चाकू थी। उसने ये भी बताया कि उसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अब्दुल रहीम रखा था। जनवरी 22, 2007 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब ये ज़माना वो था 2007-8 जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ गए थे और तब तरह तरह की बातें मोबाइल फ़ोन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के पास पहुंच जाती थी। और तभी ये हल्ला हुआ कि इसने अब तक 45 लोगों की हत्या की है। लोगों ने अखबार की कटिंग्स निकाल कर जिन पिछले साल भर में या 1.5 साल में 45 व्यक्तियों की हत्या की, उनका उदाहरण भी दिया कि इसने इनकी हत्या की है और शव को इसने समुद्र में बहा दिया है, जो बाद में रिकवर हुए हैं। एक कारण उस समय अखबारों में खूब लिखा गया कि इसका एक जानने वाला तांत्रिक है पास के कब्रिस्तान में, जिसने इसे खून लाने के लिए, ह्यूमन ब्लड लाने के लिए कहा था और वो उसी तांत्रिक के लिए ये खून बहाता था और खून ले जाकर उसे देता था। हालांकि पुलिस ने बाद में इस तरह के किसी व्यक्ति के होने से भी इनकार किया।
जनवरी 2007 में शुरू हुए ट्रायल में बाद में सेशंस कोर्ट मुंबई ने कंट्रोलू को इन सभी हत्याओं का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये मान के कोर्ट ने कहा कि एक हत्या जिसमें उसने नोट लिखा था जो मैच कर गया, एक हत्या जिसके ब्लड इसके कपड़ों में पाया गया था जो मैच कर गया, उस पे इसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। मुंबई में जब यह खबर आई कि इसे आजीवन कारावास मिल गया है या दे दिया गया है, तो लोगों में इतनी राहत की सांस महसूस की कि एक बार अब ये जेल के भीतर रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, तो कम से कम इस तरह की घटनाएं अब नहीं होंगी। खासकर उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर जीवन यापन करते हैं, फुटपाथ पर ही अपना व्यापार करते हैं। सितंबर 2009 में अपील की उसने हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जिन एविडेंस को यानी जिन साक्ष्यों को चिलिंग फैक्ट्स कहे हैं कि साहब ये अकाट्य साक्ष्य हैं, दरअसल ये वेरीफाइड नहीं है, और कानून के दृष्टि में ये जो साक्ष्य, जिन साक्ष्यों के आधार पर सेशंस कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, ये साक्ष्य वेरीफाइड, प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं है, इसलिए हम इस साक्ष्य को नहीं मानते। इसके अलावा किसी भी हत्या में कोई और चिलिंग एविडेंस, कोई और अकाट्य साक्ष्य पुलिस प्रस्तुत नहीं कर सकी है, इसलिए कंट्रोलू को इन सभी हत्याओं के आरोप से बरी किया जाता है। वो वहां से निकला और आजाद हो गया, सड़कों पर वो फिर घूमने लगा। इसके बाद 2010 के आसपास कई हत्याएं हुई। एक हत्या 6 फरवरी 2010 को 6 साल की सानिया सिद्दीकी, जो अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी, मोहल्ला था वत्सला ताई नगर जो कुर्ला ईस्ट में पड़ता है, लेकिन वो वापस नहीं आई। अगले दिन उसकी डेड बॉडी एक बोरी में बंद पास की बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मिल गई। उसके साथ बलात्कार हुआ था, बाद में गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके तुरंत बाद 6 मार्च 2010 को 9 साल की बच्ची नुसरत शेख और 9 साल की बच्ची अंजलि जायसवाल, एक की डेड बॉडी 6 मार्च को मिली और दूसरी की डेड बॉडी अगले ही दिन वत्सलाताई नगर के एक छत पर पाई गई। इन 3 बच्चियों की बलात्कार के बाद हत्या और उसके बाद उनके शव के मिलने से 6 मार्च को अंजलि जायसवाल की जो 9 साल की थी और नुसरत शेख की 19 जुलाई को डेड बॉडी मिली थी वत्सलाताई नगर में। फिर 2010 की बात है ये, 2010 में सोशल मीडिया धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा था। इन तीनों हत्याओं में बहुत ज़्यादा सनसनी फैला दी। पुलिस की 27 टीमें बनाई गई और पुलिस ने इन तीनों हत्याओं के कातिल की सूचना देने पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया। चूंकि शव के पास से कोई ऐसा एविडेंस डॉग स्क्वाड भी कुछ कहीं नहीं पहुंचा पाया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी कहीं नहीं पहुंचा पाए, इन तीनों से चूंकि बलात्कार हुआ था तो
वहाँ पर डीएनए सैंपलिंग की गई, सभी बॉडीज़ पर डीएनए सैंपलिंग की गई और उस डीएनए को मिलाने के लिए इन तीनों जगहों पर लगभग 2000 व्यक्तियों के डीएनए सैंपल लिए गए। लोगों में इसका विरोध शुरू हुआ। कुछ सैंपल इन मृतकों के रिश्तेदारों के भी थे। किसी का सैंपल अगर लिया जाए और ये बता के कि उस बच्ची के डीएनए से मैच कराना है, तो उसके लिए तो यही सोच पाना भी कठिन हो जाएगा कि मेरे ऊपर भी ये आरोप पुलिस लगा रही है। कलीना में जो फॉरेंसिक लैब है उसमें 750 डीएनए सैंपल भेजे गए, जिसमें से 654 डीएनए सैंपल अकेले नेहरू नगर पुलिस स्टेशन ने भेजे थे और इन 654 में 435 सैंपल्स का बॉडी पर पाए गए सैंपल से मिलान किया गया, रिजल्ट नेगेटिव आया। बाकी के सैंपल्स के लिए फिर वहाँ दिक्कत होने लगी, जो मटेरियल है वो कम पड़ गया। उतनी सुविधाएं उस समय तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए नहीं उपलब्ध थीं और बार बार लिखने के बाद भी फॉरेंसिक लैब, जो कलीना की फॉरेंसिक लैब है, वो बाकी के डीएनए रिजल्ट्स, फिंगरप्रिंटिंग के रिजल्ट नहीं निकाल पाई। पुलिस के लिए भारी छीछालेदर, पुलिस की भारी बदनामी के बीच 5 मार्च 2011 को इन तीनों की हत्या का ये मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। इसी बीच 8 साल की एक बच्ची, जिसे एक व्यक्ति चॉकलेट के देने के बहाने कहीं ले जा रहा था और उसकी बड़ी बहन ने देख लिया, हल्ला मचाया और बच्ची के पिता ने पब्लिक के सहयोग से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नाम था जावेद रहमान शेख। पहला काम पुलिस ने किया कि उसके डीएनए सैंपल को मिलाने के लिए भेजा फिर से, और उसका डीएनए सैंपल नहीं मिला और उसे भी पुलिस ने छोड़ दिया। और आज तक इन 4 बच्चियों की हत्याओं के हत्यारे का पता नहीं लगा। 2006 की उन 7 डेड बॉडीज का जिसके ऊपर बियरमैन के ऊपर जिसकी हत्या का आरोप था, उसे भी अदालत ने छोड़ दिया। रविंद्र कंट्रोले के बारे में फिर पुलिस ने बहुत ही डिटेल जांच पड़ताल शुरू की। अदालत ने भले छोड़ दिया हो, लेकिन पुलिस और पब्लिक दोनों का यही मानना था कि ये हत्याएं इसी बियरमैन ने की थी। ये पता लगा कि ये लेडी डॉलर्स स्कूल मेरीन लाइंस में है, वहाँ का पढ़ा हुआ है। कक्षा 5 तक इसने वहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद घर की परिस्थितियों के कारण इसने छोड़ दिया और बाद में, और इसकी पैदाइश कामा एंड एल्बेस हॉस्पिटल में हुई थी और ये वहाँ धोबी घाट मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। धोबी घाट जो वॉशरमैन्स की कॉलोनी है, ये खुद भी वॉशरमैन था, इसके परिवार के लोग भी वॉशरमैन थे। इसने बहुत कम उम्र में एक कोठे से एक जो सेक्स वर्कर होती है उस पर इसका दिल आ गया। ब्रॉथल ओनर ने कहा कि 25,000 अगर दे दोगे तो तुम इसे ले जा सकते हो। उसने कहीं से भी 25,000 रुपये इकट्ठा किए और एक बाहर किराए का कमरा लिया और उस महिला के साथ उसी में रहने लगा। उसकी एक बच्ची भी है जो उस समय, यानी जिस समय ये पकड़ा गया था, उस समय वो लगभग 14 साल की हो गई थी। इस समय 14 साल की हो गई है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। पहली बार जब ये 16 साल का था तो थाने पर आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन पर इसे पुलिस ने
बुलाया था, तब ये पहली बार ये थाने पर गया था। वहाँ इसका पिता एक चोरी के इल्ज़ाम में बंद था। इसको अपने पिता की ज़मानत के लिए बुलाया गया था। उसने वहाँ कहा कि पुलिस ने इसके मेरे बाप के साथ ज़्यादती की है, चोरी इसने नहीं की थी, लेकिन इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। जब वो आर्थर रोड जेल में गया तो वहाँ बहुत ढेर सारे कैदियों से इसकी मुलाकात हुई और वहीं इसने ये डिसाइड किया कि वो इस्लाम धर्म अपनाएगा। छूटने के तुरंत बाद जब ये बरी हुआ और छोड़ दिया गया तो ये गरीब नवाज दरगाह पहुंचा अजमेर, और वहाँ इसका नामकरण अब्दुल रहीम किया गया, लेकिन अब भी इसे बियरमैन या कंट्रोलू के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में तमाम बहुत सी चीज़ें इसने हमेशा जो ये कहता रहता था कि मेरे साथ गलत किया गया है, मैंने कुछ नहीं किया गया है, वो अखबारों की सुर्खियाँ बनता रहा। जैसे अभी मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, तो एक अनाड़ी को पकड़ा है, उसका तो निकलने का चांस ही नहीं है। किसी अपराध में किसी को पुलिस ने जेल भेजा था, उसके लिए इसने ये कहा था कि उसको ज़बरदस्ती जेल भेजा गया है। आर्थर रोड जेल में इसे पुलिस की बारीकी, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की जो मुखबिर बेस्ड क्राइम इंफॉर्मेशन जो पुलिस को मिलती है, ये सारी जानकारी इसलिए हो गई कि धारावी के एक इंस्पेक्टर जो अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में बंद था, ये उसी सेल में कह लें या उसी बैरक में था और उसको अपना गुरु मानने लगा। रोज दिन भर तमाम किस्से कहानियां उससे सुनता रहा। इसके बाद की हुई जो हत्याएं हैं, उसमें जब इसे गिरफ्तार किया जाता था तो ये कहता था कि देखो, हाई कोर्ट ने मुझे बरी किया है, अगर मुझे ज़बरदस्ती किसी क्राइम में भेजोगे तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाऊंगा और वहाँ तुम्हारी पेशी कराऊंगा, तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। इस तरह की बातें जो 3 हत्याएं और बाद में हुई जिसमें इसे पकड़ा भी गया था लेकिन छोड़ना पड़ा, उनमें से जागृति पटेल नाम की एक बच्ची थी। 22 नवंबर 2011 को उसकी डेड बॉडी मिली थी कफ परेड थाना क्षेत्र के इलाके में। उसके बाद थोड़े दिनों बाद 18 जनवरी 2012 को करिश्मा चौहान जो 8 साल की थी, उसकी भी डेड बॉडी मिली थी उसी जगह पर जहाँ पर पहली बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। उसमें भी एक लड़का पकड़ा गया, लेकिन पुलिस फिर कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई, जिसके कारण अदालत ने उसे छोड़ दिया। अप्रैल 19, 2012 को एंजल फर्नांडीज नाम की एक छोटी बच्ची का शव मिला, जिसकी रेप के बाद, बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। बहरहाल इन तीनों हत्याओं के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। क्रिटिसिज्म से परेशान होकर पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 के रविंद्र सिसवे ने कहा कि अब हम लोग नए सिरे से इस अपराध की विवेचना करेंगे। हम किसी भी पुराने डाटा पर, हम किसी भी पुराने जानकारी पर कोई काम नहीं करेंगे। हम नए सिरे से, नए तरीके से, नए एविडेंस के साथ नई जगह पर इसके बारे में, नई जगह का मतलब कि जहाँ ये हत्या हुई है उसके आसपास की जगहों पर भी हम इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम असली हत्यारों तक पहुंच सकें। कफ परेड, कोलाबा, कुर्ला जहाँ का है, वहाँ ये सब
जहां हत्याएं हुई थीं, आज तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है। बियरमैन यानी कंट्रोलू, उसकी पत्नी और वो लड़की जो 14 साल की हो गई है, वो मध्य प्रदेश में रहने लगे और जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने लगा कंट्रोलू। उसने एक एनजीओ भी बना लिया और वो एनजीओ ह्यूमन राइट्स पर काम करने लगा। उसके वकील सुशान कंजूरमन, इन्होंने उसकी बियरमैन की एक पूरी स्टोरी भी लिख डाली है और वो इस शर्त पर फिल्म बनाने के लिए इसे किसी डायरेक्टर को देना चाहते हैं कि उसमें बियरमैन की भूमिका खुद वो वकील, इसके जो वकील हैं सुशांत कंजूरमन, वो उसको उसकी भूमिका वो निभाएंगे। बियरमैन यानी रविंदर कंट्रोलू ने मध्य प्रदेश में जहां वो रहने लगा, वहां अब सैंडविच और स्नैक्स बेचने की एक उसने दुकानें, कुछ कुर्सियां मेज डालकर एक ढाबा टाइप का खोल लिया। उसका कहना है कि पहले मैं फ्लैट में रहता था, मैं इसी अपने बिजनेस से, अपने नए काम से इतना पैसा इकट्ठा करूंगा कि अपनी पत्नी और बच्ची के साथ एक फ्लैट में जाकर रहूंगा। आज की घटना, रविंद्र कंट्रोलू या बियरमैन के सीरियल किलिंग की घटना पुलिस की असफलता का उदाहरण है। मुंबई पुलिस की, पुलिस कहीं की भी हो, लेकिन ये पुलिस की असफलता का उदाहरण है। कुल 10 घटनाएं हुई, 6 2006 में, 7 2006 में और 4 बच्चियों की। इन सारी घटनाओं में रविंद्र कंट्रोलू यानी बियरमैन को हिरासत में लिया गया। शुरू की घटनाओं में इसे जेल भेजा गया, चार्जशीट लगाई गई, ट्रायल हुआ, लेकिन ट्रायल हुआ और निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा भी हुई, लेकिन हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते ये बाइज्जत बरी हो गया। जेल से निकलने के बाद जब ये वहाँ तरह तरह के अपराधियों और एक पुलिस अधिकारी के संपर्क में आया, तो उसे ये समझ आने लगा कि पुलिस का प्रोटेक्शन तभी मिल सकता है जब वो पुलिस के लिए काम करे। यानी छोटे शब्दों में पुलिस के लिए वो मुखबिरी करने लगा। क्योंकि जेल में उसे बहुत गैंग्स के लोग, बहुत गैंगवार से संबंधित लोग और कुछ टेरर इंसिडेंट से संबंधित लोग भी बंद थे। तो जब जब कोई घटना मुंबई में होती थी तो संबंधित अधिकारी इसी कंट्रोलू को, रविंद्र कंट्रोलू को बुला के उससे सूचना लेते थे। कोई छोटा से और बड़े तक कोई ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं था जो रविंद्र कंट्रोलू को व्यक्तिगत रूप से न जानता हो। रविंद्र ने बाद में पुलिस को यह बताया कि बड़े बड़े इनाम की राशि वाले बदमाशों को मैंने पुलिस को सूचना देकर पकड़वाया, इस लालच में कि ये इनाम मुझे दिया जाएगा। लेकिन इतना काम करने के बाद भी कभी 1 रुपये भी मुझे इनाम के तौर पर नहीं मिला। इनाम की जो धनराशि थी वो ऊपर अधिकारियों में बंट जाया करती थी। इससे मैं बहुत दुखी हुआ। कई साल लगातार मैंने जो भी नए अधिकारी आते थे, सिपाही और सब इंस्पेक्टर, मुझे दूसरे तीसरे दिन ही उनके सामने ले जाते थे। ऐसा बहुत काम का आदमी है, गैंग्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, अपराध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। और वो कहते थे ठीक है, मैं तुमको रिवार्ड दूंगा अगर तुम फला क्राइम को वर्कआउट कर लोगे। लेकिन पुलिस और पब्लिक अब भी यही मानती है कि 7 हत्याएं 2006 की और 4 बच्चियों के साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में भी
बियरमैन ने या तो खुद की हैं या उसकी पक्की जानकारी में है कि ये किसने किया है, या हो सकता है उसने ऐसे अपराधी पर हाथ रख दिया हो ताकि पुलिस परेशान हो। ये भी सभी जितने मीडियम हैं, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब में ये बात कही जाने लगी। बच्चियों की बलात्कार और हत्या में जब इसे पकड़ा गया तो इसने पुलिस की मदद करने से इनकार कर दिया। हर तरह से इसे हर श्रेणी की पूछताछ की गई, लेकिन ये एक शब्द नहीं बोला। फिर पुलिस को मजबूरन इसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि बार बार यही कहता था कि मुझे फर्जी केस में फंसाएंगे, मैं हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट की नोटिस दिलवाऊंगा। 2006 और 2010 की घटनाएं इसी ने की थी। ये कॉमन परसेप्शन है पब्लिक में भी और पुलिस में भी, लेकिन पुलिस की लचर विवेचना के कारण आज तक इन हत्याओं में किसी को सजा नहीं हुई। और यही बड़ा सवाल है कि बियरमैन सभी आरोपों से बरी होकर अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा है, और 10 लोगों की हत्या किसने की, खासकर उन बच्चियों की, यह आज तक पता नहीं लगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 60 से 70% पुलिस के मुखबिर यानी इन्फॉर्मर, पुलिस से मेलजोल, पुलिस से नज़दीकियाँ, पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी होने और पुलिस की गलतियों और जातियों का राजदार होने की आड़ में स्वयं अपराध करते या कराते हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो सुबह शाम पुलिस के मिलने जुलने वाले होते हैं। इसीलिए किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से मैं यही कहूँगा कि नॉन मुखबिरों, प्रोफेशनल पुलिस के नज़दीक सूचना देने के लिए आने जाने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या पुलिस का कोई फेवर प्राप्त करने के लिए कभी मुखबिरों की सहायता न लें। आप परेशानी में ही पड़ेंगे। जब उन पर दबाव होगा कि फलां किसने किया है, फलां क्राइम में कौन था, तो ये आपका नाम लेने से कभी नहीं हिचकेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।